न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हमें अलग ढंग से आ जाएगी। सो व्हाट आई विजुलाइज ए डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग दैट नई पीढ़ी के जो हमारे नौजवान लोग हैं, जिनकी प्लेंटी ऑफ, उनको जो बहुत ज़्यादा स्कोप है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करके देश की निर्माण करने का, उनको सबसे पहले अपने आप को करना चाहिए कि मैं यदि पॉलिटिक्स में भाग ले रहा हूँ तो मैं किसी वैचारिक आइडियोलॉजी से जुड़कर इसमें भाग लूँ, और मैं जो रोल ले रहा हूँ उसमें मैं लोगों को एजुकेट करूँगा। इस देश में लिटरेसी नहीं है। अब आप नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, आपको मालूम है अब 18 महीने से स्कूल बंद थी, 18 महीने स्कूल बंद थी। अब आप मुझे बताएं, जिन लोगों के माता पिता पढ़े लिखे हैं वो ऑनलाइन में पढ़ाई कर ली उन्होंने, उसी क्लास का जो बच्चा है जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं की, अब स्कूल में आके भर्ती पढ़ने बैठ गया। वो जिस क्लास में आएगा, सपोज 8th क्लास में पढ़ने आया, तो 8th क्लास में 15% बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन स्मार्टफोन था, पढ़ाई कर ली, बाबा पढ़े लिखे थे। या 60% इन रूरल एरियाज में भी मोर देन 60% जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, स्मार्टफोन नहीं था, वो बच्चे की पढ़ाई कैसे हुई? आप स्कूल में पढ़ाने के लिए वो टीचर जो था उसका रीओरिएंटेशन किया ही नहीं। एक ही क्लास में जब दो तरह के बच्चे बैठे हुए, एक जो बच्चे 10% 8वीं क्लास की ऑनलाइन पढ़े लिखे हुए हैं, और 60% जो बड़े बच्चे लिखे हुए हैं ऑनलाइन पढ़े नहीं लिखी, अब उसको 9th क्लास में पुल करना है। तो क्या सरकार को ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिए जिस नीति के अंदर, शिक्षा के अंदर ये जो नई चीजें डेवलप हुई है उसको एड्रेस कैसे करेंगे? हम केवल ये के तो नहीं बच सकते हैं। यदि हमने इस जनरेशन की इस इशू को एड्रेस नहीं किया तो ये जो हमारा फाउंडेशन कमजोर होगा, ये फाउंडेशन कमजोर होगा तो इसी में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, नीति बनाने वाले आदमी बनेंगे, तो फिर विषमता बढ़ेगी घटेगी? यदि विषमता बढ़ेगी तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम इन चीजों को एड्रेस करने के लिए हमने सोचा। ठीक उसी प्रकार से आप हेल्थ सेक्टर में देखें, आप सबने देखा है कि जैसे ही हेल्थ सेक्टर में हमने देखा महामारी आई, आपको याद करने की जरूरत है, महामारी जब शुरू हुई थी तब टीवी में आया कि एक समाज के लोग इस देश में आ गए इसके कारण महामारी बढ़ी। फिर पता लगा नहीं, अस्पतालों में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोगों की तकलीफ हो गई, वेंटिलेटर बहुत मंगा लिए। सेकेंड महामारी आई तब वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए लोग मर गए, फिर हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बनाया गया। अब तीसरी वेव के बारे में बताएं मुझे। पहली वेव में आपके वेंटिलेटर के कारण मर गए, दूसरी वेव में आपके ऑक्सीजन के कारण मर गए, तीसरी वेव के बारे में हमें अप्रीहेंडेड है, हमें मालूम ही नहीं है। तो क्या हमें ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि 70 साल बाद जिस तरह का हमने हेल्थ सेक्टर में काम किया, उस हेल्थ सेक्टर के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, आप देखिए बड़े इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ मैं स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट वेव में जिन समाज के लोगों को माना गया कि इन्होंने प्रोपेगेट किया है, सेकेंड वेव में उनकी कैजुअलिटी है ही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड इट। जो गांव का गरीब आदमी जिसको हमने फर्स्ट वेव में शहर में से गांव छोड़कर आने के लिए जो तकलीफ में गांव में गया, जिनको हमने आइसोलेट किया हमने, वो तो नहीं हो पता है देश में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पहले अवैध चली जब हुआ है, क्योंकि गांव का गरीब आदमी शहर छोड़कर मजदूरी छोड़कर गांव में गया, खेती में काम किया, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्लीज रिमेंबर इट। फर्स्ट वेव जब आई जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस देश में सबसे ज्यादा, क्योंकि गांव का गरीब आदमी ने वहां से जो डिस्प्लेस किया आपने, वो गांव में आके अपने खेती का काम किया और सबसे ज्यादा गांव का गरीब आदमी जो जितना इंटीरियर में रह रहा है, जिसके पास पक्का मकान नहीं है, जिसके पास न्यूट्रिएंट फूड नहीं है, आदिवासी, डू यू नो हाउ मेनी आदिवासी सफर्ड विद? नो, वेरी लेस नंबर। अब हम कह रहे हैं कि भाई नहीं, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस रखो, ये रखो। आदिवासी किसी गांव में जाके देख लो आप, कहाँ रहता है वो? कंजेस्टेड मकान में रहता है, मल्टी स्टोरी में रहता है। वो कहाँ रहता है? वो दूर दराज जंगल में रहता है, जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वायु है, सनलाइट है, जहाँ उसको खाने का नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे कम में इफेक्टेड कोई है तो वो है। ये हमें इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें पर्यावरण के संबंध में जो व्यवस्था है उसको समझकर हम लोगों की अपने हेल्थ के संबंध में कुछ चीज़ों को इनपुट करें। हम सारी व्यवस्था क्यूरेटिव अप्रोच कर रहे हैं। बीमारी हो जाए तो इलाज करेंगे, क्यूरेटिव अप्रोच। पहले ये रिकमेंड किया, फिर प्लाज्मा का किया, फिर रेमडेसिविर का किया, क्या क्या इंजेक्शन किए, फिर पता लगा कि इसका इम्पैक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, हमें क्यूरेटिव चीज करके लोगों को उसमें ट्रैप में डाल दिया। वी नेवर डिड प्रिवेंटिव चीज। द सब्जेक्ट पीएस है, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन की साइंस में, मेडिकल में एजुकेशन होती। हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि कोई लोगों को
प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर इसे रोक सकते हैं। हमने कहा नहीं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बेस्ट काम क्यूरेटिव चीजों से करेंगे। हम इनका बीमारी हो गई, इसका इलाज करेंगे। जो इलाज करते गए उसका इफेक्ट हो गया, आंखों की प्रॉब्लम हो गई, किसी के ये हो गया, आज की डेट में जिसके कोरोना हो गया, 2 डोज लगाया तो कोरोना हो गया, उसकी जो दूसरे जो किसी की आई की प्रॉब्लम आ गई, किसी की किडनी की प्रॉब्लम आ गई, किसी की लीवर की प्रॉब्लम आ गई। तो क्यूरेटिव चीजों के कारण वो आदमी स्वस्थ नहीं हुआ। पर जो आदमी नेट में आया ही नहीं और जो आदमी नेचर के साथ रह रहा था, वो तकलीफ हुई। ये चीजों को कौन चर्चा करेगा? क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं, ऐसी 3 नीतियों के बारे में सोचे ही नहीं हम। आईटी आ गई, मोबाइल आ गया, प्राइवेसी के संबंध में हमने क्या नियम बनाए? एक पोर्नोग्राफी आ रही, बच्चे देख रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमने क्या किया? हमने सीआरपीसी में संशोधन किया। हम ऑनलाइन लोगों को कह रहे अप्लाई करिए। गांव का गरीब आदमी बच्चा ऑनलाइन जानता ही नहीं, उसको तो कहीं पैसा देना पड़ता है ई मित्र के लिए, उससे एक नई एक्सपेक्टेशन का सिस्टम हो गया। हु विल डिस्कस दिस? ये इशू है, जो इश्यूज यंग आदमी जो है पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करें, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो। कोई भी पार्टी सत्ता में आना चाहती है तो इन चीजों के मैनिफेस्टो का पार्ट बना है। इन चीजों, ये इशू है जो आज की जनरेशन के लिए इशू रेलेवेंट है। हो सकता है इससे आगे वाले और इशू जिसके बारे में हम एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, बट टुडे आई डोंट थिंक हाउस एडजॉर्न हो रहा, हाउस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन इन इश्यूज के बारे में किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ही नहीं है कि हम ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बनाए। तो टोटल कुल मिला के मेरा आपका ध्यान है कि जो छात्र संसद के हमारे जोशी जी और आप लोग साथी हैं, प्लीज अंडरस्टैंड इट। इस देश में यदि वैचारिक आधार पर लोगों को एजुकेट करके हम सत्ता में आएंगे तो बेस्ट गवर्नेंस होगी। यदि विनियोगिटी के आधार पर ही हम सत्ता में आएंगे तो हमारा केवल उद्देश्य सत्ता के आने का कारण है वो देश में प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं कर पाए। इसलिए आज देश में सबसे बड़ी, मैं ये मानता हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वैचारिक आधार पर लोगों का विचारों का डिस्कशन होना चाहिए। हम जो कॉलेज में पढ़ा होंगे, बताया त्रिपुरा के डिप्टी सीएम ने कहा 21 साल का कम्युनिस्ट नहीं होना चाहिए। वेर इज दैट प्लेटफॉर्म वेर वी डिस्कस इट? वो कौन सी जगह है जहां अलग अलग विचार के लोग चर्चा करें, डिबेट करें, डिस्कस करें, डिसेंट करें? हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं अपना आर्ग्यूमेंट करूंगा। कितने लोग हैं जो आज फेसबुक और इसके अलावा पढ़ाई कर रहे हैं? हाउ मेनी यंगस्टर्स आर रीडिंग बुक्स? हम फास्ट फूड, फास्ट चीज हर चीज करने जाते हैं। नॉलेज भी फास्ट फूड है, फेसबुक में आ गया, हमने वेरीफाई भी नहीं किया, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। हम क्या हमारे इसमें ई बुक्स की सुविधा उपलब्ध है? अब हम कितने आदमी ई बुक्स को पढ़ रहे हैं? यदि हम वैचारिक आधार पर बुक्स को ही नहीं पढ़ रहे हैं, चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, और जो हमारे पास तात्कालिक खबरें आ रही जिसको हम सही माने नहीं माने, कौन लिख रहा है, कौन ऑथर है? किताब का तो एक ऑथर होता है, नाम होता है, ऑथर होता है। फेसबुक का लिखने वाला क्या लिख रहा है, उसको वेरिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी कौन कर रहा है? सो दैट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्रेडिबल भी नहीं, तो और ज्यादा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि ये जो नौजवान, जो हमारे जो छात्र संसद के जो साथी हैं, वो इन मुद्दों पर चर्चा करें, वैचारिक आधार पर अपनी वैचारिक आधार के साथ इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए क्या अल्टरनेट मॉडल अवेलेबल है किस पार्टी के पास, उसको नीचे एजुकेट करा है। बिकॉज डेमोक्रेसी के नोट, हम पढ़े लिखे लोग हों और नीचे हम जो हमारा गांव का गरीब आदमी वनरेबल है, जिसके पास बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ऐसे सड़क नहीं है, उस बच्चे के माँ बाप के लिए तो वोट लेकर हमें कुछ करना पड़ेगा। उनको एजुकेट कौन करोगे? उनको यदि वैचारिक आधार पर एजुकेट नहीं करोगे तो वोटिंग बिहेवियर अदर टेम्पटेशन के कारण वोट हो जाएगा। उसके लिए जरूरी नहीं मुझे आज व्यवस्था करनी, खाने की व्यवस्था की, मैं वोट दे दूंगा। मैं वैचारिक आधार पर क्यों वोट दूंगा? ये तो मेरी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा है। सो फॉर हिम वोटिंग बिहेवियर इज डिसाइडेड बाय हिज इमीडिएट नीड्स। पर आइडियोलॉजिकल आदमी होगा तो नहीं, मैं एक विचारधारा के लिए कर रहा हूँ, उस विचारधारा को करने का काम करना पड़ेगा। तो मेरे साथ जो लोग हैं वो ज्यादा वैचारिक आधार पर जुड़कर देश की नीतियों को प्रभावित करने का काम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैंने समझा कि भाई मैं अपनी बात को ये क्या कहते हैं, मैं कंक्लूड नहीं करूँ, मैं मेरे विचारों को, मैं अपने विचारों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो चैलेंजेस हैं, व्हाट आई एम सेइंग इज चैलेंजेस, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के चैलेंजेस हैं, उसको पहले नौजवान आदमियों को समझना चाहिए। देन
मच स्कोप, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत स्कोप है। मैंने बताया कि हजारों आदमी वार्ड पार्षद बनते हैं, हजारों लाखों आदमी पंचायत राज में आ सकते हैं, हजारों आदमी एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, लेकिन बेसिक जो चीज है वो ये है कि हम कहां पर भी हो, इफ आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बी ए सरपंच विथ आइडियोलॉजी, और मैं उस